हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन नंबर 8 आंसर द फॉलोइंग अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि आपको इनके आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस ऑन द बेल आइकॉन ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें आप लोगों को जो क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर्स मैंने नहीं दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर इन ब्रीफ जो है हमारे सिलेबस में, एंड क्वेश्चन नंबर जो 7 है अटेम्प्ट द फॉलोइंग, तो इन सब का जो इन डिटेल आप लोगों को आंसर्स जो है क्वेश्चन नंबर 8 में रिसीव हो जाने वाला है। यहाँ पर जैसे कि एनी 4 फीचर्स, आपको एनी 4 फीचर्स, तो अभी आगे हम जो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की फीचर्स स्टडी करेंगे तो एनी 4 फीचर्स आप क्वेश्चन नंबर 8 में जो दिए हुए हैं एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर, तो वहीं से आप इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स फीचर। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस कौन से होते हैं और इनके फीचर्स क्या है वो आप एक्सप्लेन कीजिए, आपको बोला गया है। तो पहले तो हमें डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग वगैरह लिखना होगा। तो द ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका जो ओनर है, मैनेजमेंट है, जो कंट्रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन का, एंड फाइनेंस जो है वो गवर्नमेंट करती है। सो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि द ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, मैनेज, कंट्रोल्ड एंड फाइनेंस बाय गवर्नमेंट इज नोन एज डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत पुराना फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करता है ऑल सारे के सारे एक्टिविटीज एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ओनली। गवर्नमेंट के इंटीग्रल पार्ट से रिलेटेड ही, जो गवर्नमेंट उससे रिलेटेड ही ये सारे के सारे एक्टिविटीज जो है वो कैरी आउट करता है। नाउ द मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ मिनिस्ट्री इज द, इसका जो हेड होता है और डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का, उसका हेड जो है वो मिनिस्टर इन इंचार्ज ऑफ मिनिस्ट्री होता है ना। ऑल द डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक्ट करता है थ्रू द ऑफिसेस। गवर्नमेंट की जो ऑफिसेस है, गवर्नमेंट ऑफिसेस के थ्रू, जैसे रेलवेज हो गए, डिफेंस ऑफिसेस हो गए, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, अदर जो है सर्विसेज, पोस्ट ऑफिस वगैरह, तो थ्रू ऑफिसेस ऑफ द गवर्नमेंट के ऑफिसर्स उसमें काम करते हैं। एंड ऑल द एम्प्लॉयज, और सारे के सारे जो एम्प्लॉयज आर कॉल्ड दी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, और उन्हें हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के नाम से जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कितने सारे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिखते हैं। IAS की एग्जाम लिखी जाती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए, एंड मेनी मोर एग्जाम्स जो आपको UPSC क्लियर करना, तो ये सब गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ही हम लोग करते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इन शॉर्ट आपको ध्यान में रखना है कि इसका मैनेजमेंट, इसका ओनर जो है, कंट्रोल एंड फाइनेंस, वो सारा का सारा गवर्नमेंट की तरफ से ही होता है। नाउ यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि एग्जांपल्स ऑफ डिपार्टमेंटल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से है। तो पोस्ट ऑफिस हो गया, रेलवेज हो गए, डिफेंस इंडस्ट्रीज हो गई, देन रेडियो, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज एक्स्ट्रा इसके अंडर में आते हैं। नाउ फीचर्स पर जब हम आ रहे हैं यहाँ पर कि फीचर्स ऑफ द डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से फीचर्स है। तो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। इसे कौन मैनेज करता है, तो गवर्नमेंट मैनेज करता है। ये ऊपर मीनिंग में भी हमको क्लियरली मेंशन किया गया, स्पेसिफाई किया। तो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड मिनिस्टर एट द टॉप। इसका जो मिनिस्टर इंचार्ज होता है वो टॉप रिस्पॉन्सिबल होता है टू द पार्लियामेंट ऑफ इट्स ऑपरेशन, फॉर इट्स ऑपरेशन। तो ये जवाबदार होता है। देन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर द डाउनवर्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है, मतलब हाईएस्ट जो अथॉरिटी है उससे ऑर्डर आता है तो उसके अकॉर्डिंगली जो अदर जो ऑर्गेनाइजेशन के जो सेक्शंस है उसमें कामकाज होता है। तो द डाउनवर्ड डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी उसको बोला जाता है। इज एफेक्टेड फ्रॉम द टॉप एग्जीक्यूटिव टू एवरी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक सेक्शन, हर एक डिपार्टमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें कामकाज जब ऊपर से ऑर्डर आता है उसके अकॉर्डिंग होता है। देन फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, ये ऑलरेडी मीनिंग में दिया गया है, तो उसी में से सारे फीचर्स निकल कर आ रहे हैं। देखिए आप लोग, उसी में से जो हमने यहाँ पर मीनिंग को स्टडी किया उसी में से फीचर्स निकल कर आ रहा है कि इसका फाइनेंस भी जो है वो कौन करता है, गवर्नमेंट करता है, मैनेजमेंट गवर्नमेंट करता है, रन गवर्नमेंट करता है इसको। नाउ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन इज फाइनेंस थ्रू एनुअल बजट, जो एनुअल बजट अप्रोप्रिएशंस किया जाता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर जो करती है, एनुअल अप्रोप्रिएशंस मेड बाय द लेजिस्लेचर, एंड इसकी जो रेवेन्यूज है जो डायरेक्टली आर डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी, और जो रेवेन्यू इसकी होती है, जो इनकम होती है, डायरेक्टली गवर्नमेंट ट्रेजरी में ये चला जाता है। नाउ रन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ही रन करती है ऑब्वियसली, फाइनेंस मैनेज एवरीथिंग बाय देम। सो डिफरेंट प्रोसीजर्स जैसे लाइक बजटिंग को लेकर, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग आर एट पार विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो ये जो है इक्वली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट्स के अंडर में ही आता है पूरा का पूरा। सो ये सारे प्रोसीजर्स कवर अप करते हैं इनके जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, जो पैरेलल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है वही करते हैं बजटिंग, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। नाउ नो सेपरेट लीगल एंटिटी, इनका जो एंटिटी है वो सेपरेट नहीं है, ये गवर्नमेंट हम जैसे बोलते हैं ना कि डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट एंड उसके डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दे आर वन एंड द सेम, क्योंकि इसे हैंडल एंड मैनेज गवर्नमेंट ही करता है, इसीलिए दे आर वन एंड द सेम एंड इट इज वर्किंग अंडर द कंसर्न मिनिस्ट्री। और जिस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में जो आएगा वो डिफेंस से रिलेटेड, रेलवे मिनिस्ट्री के हम बोलते हैं ना रेलवे मिनिस्टर कौन है, रेल मिनिस्टर कौन है, तो वो उसके अंडर में जो डिपार्टमेंट आया, रेलवे आया, तो वो उसके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली वर्कआउट करेगा। तो सारे के सारे जो है वो कंसर्न मिनिस्ट्री के हिसाब से कामकाज होता है। देन 6 वन यहाँ पर है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ऑब्वियसली इसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनको हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के नाम से उन्हें हम एड्रेस करते हैं। तो सिंस इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, यहाँ पर जो स्टाफ है, द स्टाफ ऑफ द एंटरप्राइज इज ट्रीटेड इक्वली विद अदर सिविल सर्वेंट, जो अदर सिविल सर्वेंट्स है फॉर ऑल पर्पजेस विद अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जो अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनकी इक्विवेलेंटी उनको भी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है दीज आर रन एंड गवर्न एंड ऑर्गेनाइज्ड, मैनेज्ड, फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट ओनली। नेक्स्ट मैंने कि एक्सप्लेन दी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरिट्स मतलब क्या, एडवांटेजेस जो हम बोलते हैं ना, फायदा, बेनिफिशियल, क्या इसके मेरिट्स है, इसके एडवांटेजेस क्या है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के, एंड डीमेरिट्स मतलब डिसएडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। नाउ यहाँ पर मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो सबसे पहले डायरेक्ट कंट्रोल, जो गवर्नमेंट का है उसका डायरेक्ट कंट्रोल होता है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ऑब्वियसली जो ये इसकी जो भाग दौड़ है वो गवर्नमेंट के हाथ में ही होती है। तो इन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ डायरेक्ट एंड एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ओवर द एंटरप्राइज। देन सेकेंड, डायरेक्ट रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, इसकी जो भी रेवेन्यू है, जो भी रेवेन्यू जनरेट होती है इस डिपार्टमेंट के थ्रू, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की, वो डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट ट्रेजरी में चली जाती है, गवर्नमेंट के यहाँ पर उसका सेविंग्स हो जाता है, गवर्नमेंट अकाउंट्स में चला जाता है ये पैसा, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का इनकम। देन लेस ओवरहेड्स, इनके जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो कम होते हैं, एज डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट देमसेल्व्स, गवर्नमेंट खुद इसको ऑपरेट करती है, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड चार्जेस है वो यहाँ पर कम होते हैं इनके। देन द फोर्थ वन, प्रॉपर यूज ऑफ फंड्स, इनका जो फंड का है ये लोग प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं, जैसे कि सिंस दीज अंडरटेकिंग्स आर सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन, ये जो है स्ट्रिक्ट कंट्रोल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, अंडर द गवर्नमेंट सुपरविजन होता है। चांसेस फॉर मिस यूज ऑफ फंड्स, तो इनका जो फंड का मिस यूज है उसका मिस यूज होने का चांसेस बहुत कम होता है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में। देन फिफ्थ, क्वालिफाइड स्टाफ, यहाँ पर जो स्टाफ होता है वो क्वालिफाइड एडुकेटेड स्टाफ होता है। दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर प्रॉपर्ली मैनेज्ड एंड सुपरवाइज्ड बाय दी क्वालिफाइड स्टाफ। देन सिक्स्थ वन, यहाँ पर मेंटेन्स द सीक्रेसी, तो सीक्रेसी, अभी आपको जो है 8 मार्क्स के लिए कितना आंसर लिखना होगा, तो आपको 4 मेरिट्स एक्सप्लेन करने हैं, एनी 4 डीमेरिट्स। तो यहाँ पर जब भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो आप अपनी चॉइस से कोई भी 4 आप है ना मेरिट्स लिख सकते हैं, एनी 4 आप डीमेरिट्स लिख सकते हो। तो 4 आपको दोनों भी लिखना है, आपका आंसर का प्रेजेंटेशन इस तरीके से होना चाहिए। नाउ क्वालिफाइड स्टाफ हम डिस्कस कर चुके हैं। मेंटेन सीक्रेसी, यहाँ पर सीक्रेट जो है पॉलिसी को लेकर जो है वो लीक आउट नहीं होता है, तो दीज ऑर्गेनाइजेशंस मेंटेन मैक्सिमम सीक्रेसी मेंटेन करते हैं ऑन पॉलिसी मैटर्स, एंड ऑल्सो दे टेक केयर ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, जो एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज से उनका भी ये खासा ध्यान रखते हैं, जो जरूरत की चीजें हैं उसका भी ये लोग खासा ध्यान रखते हैं। नाउ
डीमेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और डिले इन एक्शन। यहाँ पर क्या होता है, प्रोसीजर डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, तो यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी ऑलवेज देर इज ऑलवेज सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट से सेंक्शन आएगा फिर तीसरे डिपार्टमेंट के पास, तो सच एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी की वजह से जो है उनके टॉप एग्जीक्यूटिव से फिर टॉप मैनेजमेंट से आता है, तो मतलब वो प्रोसीजर काफी लंबा हो जाता है। तो अभी तो हम बोलते हैं ना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में कोई भी काम करवाना हो बहुत मुश्किल होता है, लंबा समय ले लेता है, तो सच एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी लीड्स टू डिले इन एक्शन, इसकी वजह से एक्शंस में डिले होता है। देन रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी, तो यहाँ पर देयर इज ऑलवेज प्रॉब्लम ऑफ रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी इन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके वजह से जो ट्रस्ट वर्दीनेस है वो भी इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि लंबा समय लेता है ये। नाउ लेस स्कोप फॉर इनिशिएटिव, अभी इनिशिएटिव कौन ले, यहाँ पे ना कोई भी इनिशिएटिव लेना नहीं चाहता है कामकाज को लेकर, तो देयर इज नो स्कोप फॉर इनिशिएटिव एंड स्किल एज द प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज आर सब्जेक्ट टू द क्रिटिसिज्म इन पार्लियामेंट की कोई भी चीज है पार्लियामेंट में है ना, आर्ग्यूमेंट होगा इसको लेकर, क्रिटिसिज्म्स होंगे, इसीलिए वो नया इनोवेटिव कुछ करने नहीं देखते हैं, इनिशिएटिव स्टेप्स नहीं लेना चाहते। जैसे आज जो गवर्नमेंट है, मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, आज जो गवर्नमेंट है वो एक इनिशिएटिव लेती है, एक स्टेप लेती है, कुछ काम नया काम करना है तो उसके लिए भी इनोवेटिव आइडियाज के लिए भी स्टेप लेते हैं। अब स्टेप्स अगर हम लेंगे तो क्रिटिसिज्म्स भी अराइज होंगे पार्लियामेंट्स में, तो हंगामा भी होगा। तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है उनमें क्रिटिसिज्म्स के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर कोई इनिशिएटिव ले लिया तो, क्योंकि पार्लियामेंट में ये डिस्कस होगा। द लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ऑलवेज लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू एक्सेसिव कंट्रोल एंड सुपरविजन बाय द गवर्नमेंट का जो एक्सेसिव कंट्रोल है एंड गवर्नमेंट का जो सुपरविजन है उसकी वजह से इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। ये बहुत रिजिड टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो ऊपर से ऑर्डर आ गया उसके अकॉर्डिंगली ही काम होगा, मतलब देयर इज नो चांसेस ऑफ डिनाइंग द ऑर्डर्स। देन फिफ्थ वन, delayed decisions for each and everything, the sanctioning of the minister डिपार्टमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ इंचार्ज से सेंक्शन होना चाहिए या टॉप एग्जीक्यूटिव से सेंक्शन होना चाहिए, essential is necessary, so the executives at the lower level के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके हाथ में कोई डिसीजन मेकिंग का पावर नहीं होता, दे कैन नॉट टेक एनी डिसीजन, उसके वजह से डिले होता है। देन सिक्स्थ, एब्सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म। नाउ एब्सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म, फियर ऑफ पब्लिक क्रिटिसिज्म, क्योंकि लोग क्या बोलेंगे, नया कुछ स्टेप लिया, कुछ अगर वो रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं हुआ तो हमें क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ेगा। देन फ्रिक्वेंट ट्रांसफर्स, जो ऑफिशियल्स होते हैं उनके फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर होते रहते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वालों के। देन स्टाफ अफेक्ट्स द एफिशिएंसी ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन, जिसके वजह से जो इन ऑर्गेनाइजेशंस में जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाती है, इफेक्ट होती है। आई होप कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो रहा है। सारा का सारा टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। एट टाइम्स स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं मिस पीडीएफ दे दीजिए, अरे भाई मेरा जो एम है वो आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देकर इजी वे में समझाना है ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सारे के सारे पॉइंट्स तो टेक्स्ट बुक में दिए हुए, वहीं से मैंने लिए हैं। मैं खाली आप लोगों को एक किस तरीके से आपको आपका आंसर प्रेजेंट करना है, आपको क्या लिखना चाहिए उसके लिए, और ताकि आप कुछ सुनोगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे तो आप आसानी से लिख सकोगे, वो एक्सप्लेनेशन में देती हूँ जो कि आप लोगों को टेक्स्ट बुक एंड कोई भी रेफरेंस बुक में नहीं मिलता। तो माय ड्यूटी इज टू गिव यू ऑल द explanation. Now third one is the explain statutory cooperation and its features. Statutory cooperation को आपको एक्सप्लेन करना है एंड इसके फीचर्स आप लोगों को बताने हैं। तो यहाँ पर जो है इसके भी फोर फीचर्स कर आंसर इन ब्रीफ वाले क्वेश्चन में बोला गया है, राइट एनी फोर फीचर्स। तो यहाँ से आप वो यही क्वेश्चन है, हमें ओसीएम जो है वो लेंथी दिखता है लेकिन उसका क्या होता है, नंबर ऑफ वेज से एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसका नंबर ऑफ वेज से है ना क्वेश्चन प्रिपेयर किया जाता है और आपको आंसर जो है वो एक ही होता है, आपको आंसर देना होता है।
तो यहाँ पर अभी और स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या है, इज एन ऑटोनोमस कॉर्पोरेट, अकेला ऑटोनोमस बॉडी है जो कि स्पेशल एक्ट के तहत, पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट के तहत ये क्रिएट होता है। स्टेट लेजिस्लेचर विथ डिफाइंड पावर्स, इनको एक डिफाइन किया जाता है, इनके पावर्स, फंक्शंस एंड ड्यूटीज इनको एक्सप्लेन किए जाते हैं। एंड स्टेट हेल्प्स द स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन, जो स्टेट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन को बाय सब्सक्राइबिंग टू इट्स कैपिटल, वो लोग सब्सक्राइब करते हैं इनकी कैपिटल को। मतलब यहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टेट के द्वारा किया जाता है, जिस स्टेट में वो पर्टिकुलर स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन है वो सेटअप होता है, वहां पर इन्हें सपोर्ट रिसीव होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, देन LIC एक्सेट्रा। तो यहाँ पर इनके जो कैपिटल है, शेयर कैपिटल जिसे हम बोलते हैं, तो उसमें कंट्रीब्यूशन जो है वो गवर्नमेंट्स भी करते हैं। नाउ फीचर्स, लेकिन ये ऑटोनोमस बॉडीज है, इनमें इनके कामकाज में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होता है ना। फीचर्स ऑफ स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन, तो फीचर्स में कॉर्पोरेट बॉडी, स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या है, ये आर्टिफिशियल पर्सन हो गया जिसको लॉ ने क्रिएट किया है, इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी होती है इनकी। यहाँ पर हम नहीं बोल सकते कि गवर्नमेंट एंड स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन ना वन एंड द सेम, नो। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट एंड डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस आर वन एंड द सेम, क्योंकि उसमें मिनिस्ट्री इन इंचार्ज है, उसके इंस्ट्रक्शंस के अंडर में काम होता है। नाउ इट इज मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसे मैनेज करता है, जो कि है ना कॉन्स्टिट्यूशन इसका कौन करता है, तो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है। कॉर्पोरेशन हैज अ राइट, ये जो कॉर्पोरेशन है इससे स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन को राइट होता है, हक होता है कि वो एंटर इनटू अ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं एंड कैन अंडरटेक एनी काइंड ऑफ बिजनेस अंडर इट्स ओन नेम, वो अपने नाम पर कोई भी बिजनेस वो कैरी आउट कर सकते हैं। लीगल बिजनेस आई मीन। सेकेंड, आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर, यहाँ पर स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन है उसे भी आंसर देना पड़ता है पार्लियामेंट में, इज आंसरेबल टू पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली को। अगर वो स्टेट से रिलेटेड है, स्टेट अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है कैपिटल में, शेयर कैपिटल में, तो उन्हें स्टेट असेंबली में whomsoever creates it, जो भी इसे क्रिएट करता है, इसका सेटअप करता है, तो पार्लियामेंट हैज नो राइट टू इंटरफियर। हाँ, लेकिन पार्लियामेंट को कोई राइट नहीं होता है कि वो उनके वर्किंग जो है स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन के वर्किंग सिचुएशंस में वो इंटरफेयर करे, वो कोई राइट नहीं है। खाली वो लोग डिस्कस करते हैं पॉलिसी मैटर्स को, इट कैन ओनली डिस्कस पॉलिसी मैटर्स एंड ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है कॉर्पोरेशन का, बस वही डिस्कशंस होता है। देन थर्ड वन इज ओन स्टाफिंग सिस्टम, इनका खुद का स्टाफिंग सिस्टम होता है। एम्प्लॉयज आर नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट्स, यहाँ पर जो काम करने वाले एम्प्लॉयज उन्हें हम गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं बोलेंगे। इवन दो द गवर्नमेंट ओन्स एंड मैनेजेस अ कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट ओन करता है क्योंकि इनका शेयर कैपिटल इसमें होता है, मैनेज करता है इन कॉर्पोरेशन को, बट स्टिल वी विल नॉट कॉल देम द गवर्नमेंट सर्वेंट। नाउ employees of various corporations receive बैलेंस्ड एंड यूनिफॉर्म पे रिसीव होता है एंड बेनिफिट रिसीव होता है गवर्नमेंट के थ्रू से, ताकि वो ग्रो कर सके। एंड दे आर रिक्रूटेड, रेम्यूनरेटेड एंड गवर्न्ड एज पर द रूल्स लेड डाउन बाय दी कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन ने जो भी रूल्स ले डाउन किया है उसके अकॉर्डिंगली जो है स्टाफ जो है उसको अदर जो वेरियस कॉर्पोरेशन के जो स्टाफ है उसके हिसाब से यहाँ पर काम करना पड़ता है। वेरियस स्टाफ को यहाँ पर कॉर्पोरेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग गाइडलाइंस के अंडर में काम करना होता है। देन फोर्थ वन, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। नाउ अ स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंजॉयज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस। हम बोल सकते हैं इट इज नॉट सब्जेक्ट टू द बजट, ये बजट में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर डिक्लेयर करेगी उसके अकॉर्डिंगली नहीं चलता है। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसके अकॉर्डिंगली चलता है, बजट में पास होता है उनका फंडिंग, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल्स तो ये गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता है, ये इनकी बजट, इनका अकाउंटिंग ऑडिट कंट्रोल है वो ऑटोनोमस है। यहाँ की जो स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन है वो खुद अपने आप से देखती है। नाउ आफ्टर गेटिंग द प्रायर परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, हाँ इनको परमिशन लेना पड़ता है गवर्नमेंट से। इट कैन इवन बोरो मनी, ये बोरो कर सकते हैं मनी विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री, कंट्री के बाहर से भी NRI का पैसा हो, फॉरेन कंट्री का पैसा हो, और उसके लिए वेलकम कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं, और विद इन द कंट्री ये बोरो कर सकते हैं। नाउ फिफ्थ वन इज नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है ये क्योंकि ऑटोनोमस बॉडी है इसीलिए। सो अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय फॉलोइंग पर्टिकुलर
एक्ट, इनको एक पर्टिकुलर एक्ट फॉलो करना पड़ता है, स्टैट्यूट जिसे हम बोलते हैं। देयरफॉर देयर इज नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन फॉर्मेशन, उनके फॉर्मेशन में, उनके वर्किंग में, एडमिनिस्ट्रेशन जो है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का वो कामकाज जो है वो उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है। ऑल द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस जो है आर फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से एकदम फ्री है। नाउ यहाँ पर 5 ही पॉइंट्स दिए हैं, तो आपको पूरे 5 के 5 पॉइंट लिखने हैं, एक्सप्लेन करने हैं। अभी यहाँ पर जो आपको लोगों को दिया गया है कि भी क्वेश्चन नंबर 5 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, तो वहां पर आपको 4 फीचर्स कर बोला, तो तब आप अपनी चॉइस से कोई भी एनी 4 फीचर्स आप उस आंसर के लिए, अगर वो क्वेश्चन आया तो आप लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दिया कि एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या है। नाउ मेरिट्स मतलब एडवांटेजेस, डीमेरिट्स मतलब डिसएडवांटेजेस। जिसे हम बोलते हैं ना कि बेनिफिट्स क्या है, देन लिमिटेशंस क्या है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के। तो मेरिट्स के अंडर में जैसे इनिशिएटिव एंड फ्लेक्सिबिलिटी, अभी यहाँ पर ये लोग इनिशिएटिव लेते हैं, आगे आकर अपना काम करते हैं। ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज डन इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं विदाउट एनी गवर्नमेंट्स इंटरफेरेंस, विथ इट्स ओन इनिशिएटिव एंड फ्लेक्सिबिलिटी, अपने हिसाब से, अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से इनका कामकाज चलता है। देन सेकेंड, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। नाउ अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज एबल टू मैनेज इट्स अफेयर्स विथ इंडिपेंडेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इंडिपेंडेंटली और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में ये अपना जो है मैनेज करते हैं, अपने अफेयर्स का, अपना जो टास्क है उसको कंप्लीट करते हैं। देन क्विक डिसीजंस यहाँ पर लिए जा सकते हैं, जैसे डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, डिले इन डिसीजंस, लेकिन यहाँ पर डिले नहीं होता है, क्विक डिसीजंस होता है, क्योंकि दे आर फ्री फ्रॉम द रेड टेपिज्म। वहां पर कैसे पार्लियामेंट में क्रिटिसिज्म हो जाएगा, ये वो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो है इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम रेड टेपिज्म एंड एज देयर इज लेस फाइल वर्क, क्योंकि यहाँ पर जो फाइल वर्क है वो कम होता है, लेस फॉर्मेलिटीज होती है टू बी कंप्लीटेड बिफोर टेकिंग डिसीजंस। कोई भी डिसीजन लेने के पहले ज़्यादा कोई फाइलिंग वर्क एंड डिटेल यहाँ पर जो है कंप्लीट डिसीजन मेकिंग के पहले कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं होती है, क्विकली यहाँ पर वो लोग डिसीजन ले सकते हैं। नाउ यहाँ पर जो नेक्स्ट दिया है वो है फाइनेंशियल एफिशिएंट स्टाफ। यहाँ का जो स्टाफ होता है वो एफिशिएंट होता है, प्रोफेशनल्स होते हैं। तो यहाँ पर द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस कैन हैव देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं रिगार्डिंग व्हाट, तो रिगार्डिंग रेम्यूनरेशन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज को लेकर वो खुद डिसीजन लेते हैं। एंड इट प्रोवाइड्स बेटर फैसिलिटीज एंड अट्रैक्टिव टर्म्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने स्टाफ को टू सिक्योर एफिशिएंट वर्किंग फ्रॉम इट्स स्टाफ, ताकि जो स्टाफ है वो भी उन्हें एफिशिएंटली उनके लिए काम करे। देन फिफ्थ वन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, दे कंसिस्ट ऑफ व्हाट, बिजनेस एक्सपर्ट्स इसमें होते हैं, एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वेरियस ग्रुप सच एज लेबर हो गया, कंज्यूमर्स हो गए, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव भी डिसीजन मेकिंग में आते हैं, हु आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, जिन्हें गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। देन सिक्स्थ वन, इजी टू रेज कैपिटल। इनको अगर कोई कैपिटल रेज करना है तो इजीली ये लोग रेज कर सकते हैं। सच कॉर्पोरेशंस आर फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट, इन्हें फुल्ली कंप्लीटली गवर्नमेंट ओन करती है, एंड दे कैन इजीली रेज रिक्वायर्ड कैपिटल, जितना कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो इजीली वो क्या कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं बाय फ्लोटिंग बॉन्ड्स, जो बॉन्ड्स इशू कर एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वो बॉन्ड्स इशू कर फंड रेज कर सकते हैं। दीज बॉन्ड्स आर सेफ एंड द इन्वेस्टर्स ऑल्सो फील कंफर्टेबल इन सब्सक्राइबिंग सच बॉन्ड्स। तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस इशू करते हैं वो इन्वेस्टर्स के लिए भी, इन्वेस्टर्स को भी आसान और इजी कंफर्टेबल जोन में रखता है। उनके कैपिटल को, हम कैपिटल नहीं बोलेंगे, बॉन्ड्स में जो पैसा होता है उसको हम बोरोड, ये लोग ने मतलब बोरो किया, ठीक है। नाउ यहाँ पर डीमेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। डीमेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में सबसे पहले ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। अभी एक तरीके से अगर इन प्रैक्टिकली हम देखें तो ये जो कॉर्पोरेशंस है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ऑन पेपर ये गवर्नमेंट से अलग है, लेकिन नेम सेक के लिए, जैसे हम बोलते हैं ना ऑन पेपर ओनली, मतलब फॉर नेम सेक ओनली, तो द ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो है इज ओनली फॉर नेम सेक। प्रैक्टिकली जो है मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पॉलिटिकल पार्टीज ऑफन, ये फ्रिक्वेंटली लोग क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं इनकी वर्किंग कंडीशंस में, वर्किंग ऑफ दीज कॉर्पोरेशंस। नाउ सेकेंड, लैक ऑफ इनिशिएटिव।
स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशंस डू नॉट हैव टू फेस एनी कंपटीशन, इनको वैसे कोई कंपटीशन फेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एंड आर नॉट गाइडेड बाय अ प्रॉफिट मोटिव, ना ही उनको कोई प्रॉफिट अर्न करना है, मैक्सिमाइज करना है, वो भी केस नहीं है. सो द एम्प्लॉयज डू नॉट टेक इनिशिएटिव टू इंक्रीज द प्रॉफिट एंड रिड्यूस लॉस, लॉस को रिड्यूस करने के लिए, प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए वो कोई नया इनोवेटिव इनिशिएटिव नहीं लेते हैं. द लॉसेस ऑफ द स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आर मेड गुड बाय द गवर्नमेंट. अगर कोई लॉस वगैरह हुआ तो गवर्नमेंट उसको क्लियर कर देती है. मेड गुड मतलब गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करती है, क्लियर करके देती है. देन थर्ड वन इज रिजिड स्ट्रक्चर. द ऑब्जेक्ट्स एंड जो पावर होते हैं स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के आर डिफाइंड बाय द एक्ट. इसे एक्ट, स्टेट्यूटरी एक्ट जिसे स्टेट्यूट बोलते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली डिफाइंड होते हैं. एंड दीज कैन बी अमेंडेड ओनली बाय अमेंडिंग. खाली अगर हमें कुछ चेंजेस करना है, इनमें मॉडिफिकेशन करना है तो हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, हम कंप्लीटली उसको हटा नहीं सकते रूल्स एंड रेगुलेशंस को. अमेंडिंग द स्टेट्यूट और द एक्ट, और अमेंडिंग द एक्ट इज द टाइम कंज्यूमिंग. अमेंडमेंट करना मतलब ये समय लेता है, काफी रिजिड स्ट्रक्चर हो गया, टाइम कंज्यूमिंग हो गया, एंड कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है. देन फोर्थ वन, क्लैशेस अमंग्स द इंटरेस्ट. अभी किसको इसका बेनिफिट मिलने वाला है, ये भी मतलब क्वेश्चनेबल है कि द गवर्नमेंट अपॉइंट्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड देयर वर्क इज टू मैनेज एंड ऑपरेट कॉर्पोरेशन. गवर्नमेंट अपॉइंट करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वर्ग को. एज देयर आर मेनी मेंबर्स, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं इसमें, इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट देयर इंटरेस्ट आर मे क्लैश. तो ये पॉसिबिलिटी है कि उनका जो वेलफेयर है उस पर कोई असर हो, नेगेटिव इम्पैक्ट आए. बिकॉज ऑफ दिस रीजन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ कॉर्पोरेशन में बी हैम्पर्ड. तो फिर उसकी वजह से फिर इसका जो कामकाज है उस पर असर हो सकता है, नेगेटिव इस पर इम्पैक्ट आ सकता है. देन फिफ्थ, अनफेयर प्रैक्टिसेस. भाई गवर्नमेंट, कभी कभी हम लोग बोलते भी है, आई डोंट वॉन्ट टू क्रिटिसाइज एनी वन एल्स, देयर आर पीपल, there are employees, there are board of directors जो बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं. the governing body of the statutory corporation may indulge in unfair practices में भी ये आ सकते हैं, indulge हो सकते हैं. it may charge an unduly high price to cover up the inefficiency. तो उसके वजह से जब वो inefficiency create होती है तो उसको कवर अप करने के लिए हो सकता है कि बहुत जो है एक्सपेंडिचर्स हो, बहुत ज़्यादा चार्जेस, खामियाजा भुगतना पड़े. जैसे हम इन शॉर्ट हम बोलते हैं ना भाई, कोई खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है. नाउ नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि एक्सप्लेन गवर्नमेंट कंपनी एंड इट्स फीचर्स. गवर्नमेंट कंपनी और उसके फीचर्स को एक्सप्लेन करो. तो ठीक है भाई, गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है. अभी यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 में स्टेट एनी, यहाँ आगे जाके इसके फीचर्स भी होंगे. यस, इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स है, फीचर्स है. तो अभी यहाँ पर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को लेकर भी क्वेश्चन नंबर 5 जो ब्रीफ आंसर इन ब्रीफ है उसमें मेरिट्स को लेकर है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा वो. नाउ एक्सप्लेन द गवर्नमेंट कंपनी एंड इट्स फीचर्स. तो गवर्नमेंट कंपनी कौन सी कंपनी होती है, उसके फीचर्स बताओ. तो यहाँ पे द कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट. जो कंपनी रजिस्ट्रेशन जिसका हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 के तहत, हैविंग मिनिमम 51% का पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, एंड या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास, या फिर पार्टली बाय द स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करती है, और पार्टली और वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इसका जो शेयर कैपिटल है वो उसका होल्डिंग होती है किसके पास, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, 2-3 स्टेट की गवर्नमेंट का. नाउ यहाँ पे एग्जांपल्स जैसे कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी जिसे हम बोलते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जिसे इन शॉर्ट हम भेल बोलते हैं, देन हिंदुस्तान मशीन टूल्स एचएमटी. नाउ द शेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी आर परचेज्ड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अभी ये जो शेयर्स जब खरीदता है गवर्नमेंट तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और इन द नेम ऑफ गवर्नर ऑफ अ स्टेट या स्टेट के गवर्नर, अगर स्टेट ने अगर शेयर्स खरीदे हैं गवर्नमेंट कंपनी के तो वो स्टेट गवर्नर के नाम पर खरीदे जाते हैं, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने खरीदे तो प्रेसिडेंट, मतलब ये प्रेसिडेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के गवर्नमेंट जो है वो गवर्नर के नाम के हिसाब से खरीदती है. नाउ फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी का फीचर्स क्या है, तो पहला रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट. इनका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो भी कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में ही होता है. गवर्नमेंट कंपनीज फॉर्म थ्रू रजिस्ट्रेशन. ये सारे ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज ही हो गए लेकिन गवर्नमेंट ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज है, एंड इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट लाइक एनी अदर
अदर कंपनी जो अदर कंपनीज जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करती है कंपनीज एक्ट 2013 का, उसी के हिसाब से अकॉर्डिंगली ये भी फॉलो करते हैं। नाउ हाउएवर द सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट दैट ये डायरेक्शन दे सकती है दैट एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू द गवर्नमेंट कंपनी। तो ये डिपेंड करता है, गवर्नमेंट डायरेक्शंस प्रोवाइड कर सकती है, इंस्ट्रक्शंस दे सकती है कि भाई ये वाले रूल्स नहीं एप्लीकेबल होंगे गवर्नमेंट कंपनी को और शैल अप्लाई, या फिर वो मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। नाउ सेकंड, सेपरेट लीगल एंटिटी हो गया ये। और गवर्नमेंट कंपनी इज अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम द गवर्नमेंट। अभी ऐसा नहीं कि जो गवर्नमेंट कंपनी है तो वो और गवर्नमेंट वन एंड द सेम है, नहीं। It have the separate legal entity and it can acquire property. ये property acquire कर सकते हैं, can make the contracts sign कर सकते हैं, can file suits in its own name, अपने नाम पर कोई भी जो केस वगैरह भी फाइल कर सकते थे। यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंपनी दोनों अलग है। दो कभी कभी जो है स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना पैसा इन्वेस्टमेंट दो नहीं करती ही है, 51% का होल्डिंग उन्हीं के पास होता है। फिर भी नाउ थर्ड वन, मेजोरिटी ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टर्स। यहाँ पे जो डायरेक्टर्स होते हैं मेजोरिटी वो सारे के सारे गवर्नमेंट डायरेक्टर्स ही होते हैं। तो इन गवर्नमेंट कंपनी मेजर कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट हेल्ड करती है। सो इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैक्सिमम डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट। जो रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट है वो ही ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम डायरेक्टर्स है वो अपॉइंट करते हैं। नाउ फोर्थ वन इज ओन स्टाफ। गवर्नमेंट कंपनी हैज इट्स ओन स्टाफ, इनका खुद का स्टाफ होता है एक्सेप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हु आर सेंट ऑन डिप्यूटेशन। कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है गवर्नमेंट कंपनी होने की वजह से गवर्नमेंट अपनी तरफ से भेजती है, उनको छोड़कर बाकी के सारे जो स्टाफ होता है उनका खुद का स्टाफ होता है। एंड इट्स एम्प्लॉयज आर नॉट गवर्न्ड बाय सिविल सर्विस रूल। सिविल सर्विस रूल इनको गवर्न नहीं करती है इनके एम्प्लॉयज को। नाउ फ्री फ्रॉम प्रोसीजरल कंट्रोल्स, ज्यादा प्रोसीजर यहाँ पे नहीं होते हैं। और गवर्नमेंट कंपनीज फ्री फ्रॉम जैसे बजटरी प्रोसेस, बजट में जो अनाउंस होगा उसके अकॉर्डिंगली चलेगा। अकाउंटिंग या ऑडिटिंग कंट्रोल विच आर एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स, जो कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स को के लिए एप्लीकेबल है। जैसे गवर्नमेंट ये हमने कोऑपरेटिव जो ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हमने डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में हमने स्टडी किया था कि वहां पर जो बजटरी, अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल वो सारा का सारा गवर्नमेंट के हाथ में ही होता है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी इज फ्री फ्रॉम ऑल दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी का मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या है? तो फॉलोइंग आर द मेरिट्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। पहला तो इजी फॉर्मेशन। अभी इसका जो है क्वेश्चन नंबर 5 में भी पूछा, स्टेट एनी 4 मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। तो ये यहीं से आप लोगों को 4 पॉइंट्स लिख लेना है। इजी फॉर्मेशन, गवर्नमेंट कंपनी कैन बी इजीली फॉर्म्ड अंडर द कंपनीज एक्ट के तहत। इजीली इसका फॉर्मेशन हो सकता है कंपनीज एक्ट 2013 के तहत एंड जस्ट बाय एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, ये सेटअप हो जाता है इनका। देन इंटरनल ऑटोनॉमी, अ गवर्नमेंट कंपनी कैन मैनेज इट्स अफेयर इंडिपेंडेंटली। ये इंडिपेंडेंटली अपना जो है टास्क है वो ये फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे उनके गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, इंडिपेंडेंटली ये काम कर सकते हैं। देन इसके बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट दिया है वो इजी टू ऑल्टर। यहाँ पर हम हाँ, इट इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम मिनिस्ट्रियल कंट्रोल। ये किसी भी मिनिस्ट्री इंचार्ज के अंडर में नहीं आता, तो मिनिस्ट्री कंट्रोल से ये क्या हो गया, परे हो गया। तो ये अपना काम का जो है वो इंडिपेंडेंटली ये लोग कर सकते हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यहाँ पे होता नहीं है। उनका जो डे टू डे फंक्शनिंग है उसमें कोई इंडिपेंडेंट कोई भी डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ ये अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। देन थर्ड वन इजी टू ऑल्टर। ऑब्जेक्टिव्स एंड पावर जो है गवर्नमेंट कंपनी का कैन बी चेंज, उसे चेंज किया जा सकता है बाय सिंपली ऑल्टरिंग। सिंपली ऑल्टर करना रहता है। ऑल्टरेशन किसमें करेंगे? तो हमने ऑलरेडी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, जो डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द कंपनी हमने स्टडी किया था। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस कर मॉडिफिकेशन कर इजीली हम जो है चेंजेस कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं विदाउट सीकिंग द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। इसके लिए हमें पार्लियामेंट की कोई परमिशन लेने की या उनसे अप्रूवल लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन जो है वो है
डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन को लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ पे द गवर्नमेंट कंपनी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, कंपनी के एक्ट के तहत जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए वो फॉलो करने होते हैं, विच कीप्स द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एक्टिव, जिसकी वजह से जो मैनेजमेंट है कंपनी का वो एक्टिव होता है, अलर्ट एंड डिसिप्लिन होता है। देन फिफ्थ वन इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट, यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी में जो एम्प्लॉइज होते हैं वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड मैनेजर्स होते हैं, बिकॉज इट हैज इट्स ओन पर्सनल पॉलिसीज, क्योंकि इनकी खुद की है ना एम्प्लॉइज को चूज करने के, सिलेक्ट करने के सिलेक्शन की पॉलिसीज होती है। एंड द नेक्स्ट वन है यहाँ पर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, तो द एनुअल रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट कंपनी एनुअल रिपोर्ट इशू करती है, प्रेजेंट करती है टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, एंड दीज रिपोर्ट्स कैन बी डिस्कस्ड एंड डिबेटेड देयर, और इनकी जो रिपोर्ट्स है उन पर डिस्कशन एंड डिबेट होता है पार्लियामेंट्स में, स्टेट लेजिस्लेचर में एंड पार्लियामेंट्स में। नाउ विधानसभा एंड हम बोलते हैं ना, नाउ फॉलोइंग आर द मेरिट्स डीमेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। डीमेरिट्स कौन कौन से हैं गवर्नमेंट कंपनी के, तो यहाँ पर सबसे पहला ऑटोनॉमी ओनली इन नेम, नेम सेक के लिए भाई गवर्नमेंट का 51% का होल्डिंग है, ऑब्वियसली दे विल इंटरफियर ऑन पेपर और फॉर नेम सेक इट इज सेड, इट इज टू बी सेड कि हाँ ये लोग ये ऑटोनोमस बॉडी है। लाइन इंडिपेंडेंट कैरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी एग्जिस्ट ओनली इन नेम, नाम के लिए है, इन रियलिटी पॉलिटिशियंस है, मिनिस्टर्स है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, वो इंटरफियर करते हैं एक्सेसिवली इन डे टू डे वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। आई एम सो सॉरी, आई हैव टू से दिस इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो। नाउ सेकेंड वन इज द फियर ऑफ एक्सपोजर, द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी इज प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखा जाता है, एंड जो वर्किंग है कंपनी का वो एक्सपोज होता है इवन टू द प्रेस एंड द पब्लिक क्रिटिसिज्म्स के लिए भी। लोग क्रिटिसाइज करते हैं ना भाई, हम डेमोक्रेटिक कंट्री है। नाउ देयरफॉर मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी ऑफन गेट्स डीमोरलाइज्ड, तो बहुत बार ऐसा होता है कि भाई उन्हें जो है नेगेटिव सुनना पड़ता है, एंड मे नॉट टेक इनिशिएटिव टू कम आउट विद द इम्प्लीमेंट समथिंग इनोवेटिव, तो नया कुछ लेकर आने के लिए ये लोग तैयार नहीं होते हैं कि भाई पता नहीं कैसा होगा, हाउ व्हाट विल बी द रिजल्ट, तो ये डर की वजह से वो लोग कोई नया इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। देन थर्ड वन लैक ऑफ एक्सपर्टाइज, द की पर्सनल ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी आर ऑफन डिप्यूटेड, इसमें जो इम्पोर्टेंट पर्सनल एम्प्लॉयज है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही उसने रिक्रूट करती है, तो सच पर्सन जनरली लैक एक्सपर्टाइज, तो ऐसे कुछ पर्सन होते हैं जो जनरली एक्सपर्टाइज नहीं होते हैं, वो दे डोंट हैव मच एक्सपर्टाइजेशन एंड कमिटमेंट लीडिंग टू द लोअर ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी का जो इसकी वजह से जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। देन फोर्थ वन लैक ऑफ प्रोफेशनल व्यू, नाउ समटाइम्स देयर इज अ लैक ऑफ प्रोफेशनल व्यू while taking decisions by the board as these companies are more bounded with the fulfillment of social objective of the business, तो social objective की तरफ इनका ज्यादा ध्यान होता है, they are more bounded to that, तो यहाँ पर प्रोफेशनल व्यू नहीं होता है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। हम लास्ट 2 क्वेश्चन आंसर्स है वो भी हम कंप्लीट कर देते हैं, ताकि ये जो चैप्टर है आपका कंप्लीटली एक्सरसाइज आपके सारे के सारे आपको रिसीव हो जाएंगे। एक्सप्लेन मल्टीनेशनल कोऑपरेशन, जो हम बोलते हैं ना एमएनसीज एंड इट्स फीचर्स, और उसके फीचर्स भी हमें बताने हैं। तो यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज कौन सी होते हैं, कॉर्पोरेशंस कौन से होते हैं, तो अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट्स इन मेनी डिफरेंट कंट्रीज, बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट करता है एट द सेम टाइम पर बहुत सारी कंट्रीज में ये ऑपरेट करता है। एंड इन अदर वर्ड्स अगर हम दूसरे शब्दों में बोले तो इट्स अ कंपनी दैट हैज गिवन that has business activities in more than one country, एक से ज्यादा कंट्री में इनके business activities होते हैं। Now a multinational corporation has facilities and other assets in at least one country other than its home country, अपने होम कंट्री के अलावा, अपने होम टाउन के कंट्री के अलावा दूसरे अदर कंट्रीज में भी जो है फैसिलिटीज एंड अदर एसेट्स होते हैं। Such companies have offices or factories in different countries and usually have the centralized head office from where they coordinate global management, और globally वो मैनेज करते हैं अपने टास्क को, अफेयर्स को मैनेज करते हैं, तो इनके सेंट्रलाइज्ड हेड ऑफिस भी होती है। एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आर समटाइम्स रेफर्ड एज द
ट्रांसनेशनल हम बोलते हैं, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशंस भी हम बोलते हैं। नाउ एग्जांपल्स ऑफ इंडियन नेशनल्स जो है वो है बाटा है, इन्फोसिस है, टाटा मोटर्स है। तो इनके आपको अदर कंट्रीज में भी इनके बिजनेस सेटअप दिखेंगे। नाउ फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। फीचर्स में ह्यूज एसेट्स एंड टर्नओवर। ऑब्वियसली अगर वर्ल्ड वाइड काम कर रहा है, मोर देन मतलब हमारी होम कंट्री के अलावा दूसरे अदर कंट्री में भी सेटअप है, तो ह्यूज एसेट्स एंड टर्नओवर तो ऑब्वियसली कंपनी का होगा ही। तो as MNC is operating on global basis, they have huge physical and financial assets होते हैं, and this also results in the huge turnover। इसके वजह से उनका जो टर्नओवर है, टर्नओवर मतलब सेल्स, टर्नओवर का मतलब है सेल्स ऑफ एमएनसीज है वो भी ह्यूज होता है, हाई होता है। इनफैक्ट इन टर्म्स ऑफ एसेट्स एंड टर्नओवर मेनी एमएनसीज आर बिगर देन नेशनल इकोनॉमीज ऑफ द सेवरल कंट्रीज। जो सेवरल अदर कंट्रीज है उनके नेशनल इकोनॉमी से भी बड़ा होता है एट टाइम्स उनका जो टर्नओवर है, वो सेल्स जो है। नाउ सेकेंड वन इज द इंटरनेशनल ऑपरेशंस। नाउ मल्टीनेशनल कंपनीज हैव प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑपरेशंस इन सेवरल कंट्रीज ऑपरेटिंग थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस। बहुत सारे इनके नेटवर्क ब्रांचेस होते हैं, सब्सिडरीज होती है इनके, जो हम बोलते हैं ना ब्रांचेस, सब्सिडरी कंपनीज एंड एफिलिएट्स इन द होस्ट कंट्रीज में इनके एफिलिएट्स भी होते हैं, जैसे एफिलिएटेड कॉलेज, एफिलिएटेड टू मुंबई यूनिवर्सिटी, इस तरीके से हम बोलते हैं ना। तो मतलब ये रिलेटेड टू दैट ऑथराइजेशन इन्हें रिसीव होता है। नाउ थर्ड वन सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। एमएनसीज आर सेंट्रलाइज्ड बाय द यूनिटी ऑफ कंट्रोल। मतलब यहाँ पर जो एमएनसीज का कंट्रोल है बिजनेस एक्टिविटीज का, वो उनकी जो हेड ऑफिस होती है उससे उनके हाथ में होता है। एक्टिविटीज ऑफ देयर ब्रांचेस ऑफ फॉरेन कंट्रीज थ्रू हेड ऑफिस लोकेटेड इन द होम कंट्री एंड मैनेजमेंट ऑफ ब्रांचेस ऑपरेट। जो मैनेजमेंट है ब्रांचेस का ऑपरेट विद इन द पॉलिसी फ्रेमवर्क। जो पॉलिसी फ्रेमवर्क गवर्नमेंट इनके, सॉरी नॉट गवर्नमेंट, जो एमएनसीज की जो हेड ऑफिस ने बनाए हैं, पेरेंट कॉर्पोरेशन ने बनाया, उसके अकॉर्डिंगली ही चलता है इनका कामकाज। इसीलिए तो आप देखिए ना, बाटा की अगर आप शूज खरीदने जा रहे हो, बाटा का एक ही रेट्स आपको सब जगह पे दिखाई देगा। मतलब वो उन्होंने जो पॉलिसीज एंड पेरेंट कॉर्पोरेशन ने जो फ्रेमवर्क बना दिया, पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है, उसके अकॉर्डिंगली उनको काम करना, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। नाउ फोर्थ वन इज द माइटी इकोनॉमिक पावर। ऑब्वियसली इसीलिए तो बोलते हैं ना कि ये जो इनका काफी इनका वर्ल्ड वाइड अगर इनका सेटअप है, तो यहाँ पर इनका जो इकोनॉमी है वो भी सेवरल कंट्रीज, जो नेशनल इकोनॉमी है सेवरल कंट्रीज के, उससे भी हायर होता है इनका टर्नओवर। तो ऑब्वियसली जो इकोनॉमिकली इनका जो पावर है काफी माइटी है, बहुत लार्ज है। एमएनसीज आर पावरफुल इकोनॉमिक एंटिटीज, दे कीप ऑन एडिंग, ये ऐड होते ही करते ही रहते हैं टू देयर इकोनॉमिक पावर थ्रू कॉन्स्टेंट मर्जर्स। ये मर्ज करते रहते हैं, मतलब एक दो कंपनी एक साथ मर्ज हो जाती है, या फिर एक्विजिशंस ऑफ कंपनी, दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लिया इन द होस्ट कंट्री जहां पे ये अपना बिजनेस सेटअप किया इन्होंने। तो ये मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की वजह से और एंड और दे बिकम मोर एंड मोर पावरफुल। देन फिफ्थ वन इज द एडवांस्ड एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। जनरली जो एमएनसीज है हैज एडवांस्ड एंड सोफिस्टिकेटेड इनकी टेक्नोलॉजीज होते हैं एज इट्स कमांड टू द इट्स कमांड, क्योंकि इन्होंने जैसे मतलब इनका जो टेक्नोलॉजीज है वो काफ़ी एडवांस्ड होते हैं और ग्लोबली काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एंड इट एम्प्लॉयज कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज का ये यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग के लिए। यहाँ पे लेबर इंटेंसिव कम होता है, कैपिटल इंटेंसिव मतलब बड़े बड़े मशीन्स के थ्रू ही काम होता है। देन प्रोफेशनल मैनेजमेंट, यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो भी प्रोफेशनल्स होते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज एम्प्लॉयज जो है प्रोफेशनली ट्रेंड मैनेजर्स होते हैं, ताकि वो ह्यूज फंड्स को हैंडल कर सके, एडवांस टेक्नोलॉजीज जो है उनको हैंडल कर सके। देन इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस को भी वो इजीली विदाउट एनी डिफिकल्टी वो आराम से कैरी आउट कर सके। तो दिस वाज द 7th क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया। अभी जो लास्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मल्टीनेशनल जो हमारी है कॉर्पोरेशन, उसके बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पर जो है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, अभी ये डीमेरिट्स जो है आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो है आंसर इन ब्रीफ उसमें भी पूछा गया है, तो सेम आंसर मतलब यहाँ पर आपको वहां पर भी लिखना है। इवन क्वेश्चन नंबर 7 में भी उसी तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर 8 में जो दिए हैं क्वेश्चन, उसी पे बेस्ड जो है क्वेश्चन नंबर 7 पे भी आपको आंसर लिखना है। इसीलिए मैंने उसके आंसर्स प्रोवाइड नहीं किए, यही इन्हीं पॉइंट्स में से आप ले सकते हैं। नाउ यहाँ पर फॉलोइंग आर द मेरिट्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। नाउ मल्टीनेशनल
मल्टीनेशनल कंपनीज क्रिएट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन होस्ट कंट्रीज में काफी लार्ज भारी मात्रा में ये जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वहां के जो लोकल पीपल है उनके लिए प्रोवाइड करता है। दिस इज अ बिग एडवांटेज ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज फॉर कंट्रीज वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो वहां पर अगर मल्टीनेशनल कंपनीज आते हैं तो उसके लिए काफी अच्छा हो जाता है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होते हैं। देन सेकेंड वन, इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। बाहर का कैपिटल जो है वो उसका फ्लो हमारे कंट्री में आता है। मतलब मान लीजिए अगर हम बोलते हैं ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आप लोगों ने स्टडी किया है 11th स्टैंडर्ड में, अपने इकोनॉमिक्स की बुक में आप लोगों ने स्टडी किया है, इकोनॉमिक्स में हमने स्टडी किया है इसको, राइट। तो वहां पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर का पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट होगा, तो यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज ब्रिंग इन मच नीडेड फॉरेन कैपिटल फॉर द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। अगर डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलप करना है तो भारी मात्रा में जो है फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो होगा अगर वो एफडीआई को वेलकम करते हैं तो। दिस इनफ्लो ऑफ कैपिटल विल ब्रिंग मच नीडेड बूस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए अच्छा खासा बूस्टअप हो जाएगा क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा रिसीव होती है। देन द थर्ड वन इज द proper use of idle resources का proper use। तो MNCs are in a position ये जो है to utilize the idle physical and human resources जो है of host country का वो properly यहाँ पर utilize हो जाता है। जो ऐसे ही idle मतलब जिसे हम use नहीं कर रहे, जो ऐसे ही पड़ा है, बहुत एम्पल ऑफ मात्रा में, भारी मात्रा में वो पड़ा है लेकिन उसका यूज नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ द एडवांस्ड टेक्निकल नॉलेज की वजह से, जो एमएनसीज के एडवांस टेक्निकल नॉलेज की वजह से ह्यूमन रिसोर्स एंड इसके फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स दोनों भी, फिजिकल मतलब मटेरियल्स वगैरह जो भी है, नॉन लिविंग जो भी रिसोर्सेज है वो और ह्यूमन रिसोर्सेज यहाँ पर यूटिलाइज हो जाते हैं। दिस रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द नेशनल इनकम ऑफ द होस्ट कंट्री। तो होस्ट कंट्री का नेशनल इनकम भी इंक्रीज होता है। देन फोर्थ वन, टेक्निकल डेवलपमेंट। नाउ टेक्निकल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो जैसे एमएनसीज कैरी द मेरिट्स ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट ऑफ द होस्ट कंट्री। होस्ट कंट्री का टेक्निकल डेवलपमेंट भी होता है। इनफैक्ट जो मल्टीनेशनल कंपनीज है आर व्हीकल फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट फ्रॉम एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक टेक्निक्स पहुंच जाते हैं ना भाई। अगर कोई एमएनसीज का सेटअप होगा तो वहां पे रहने वाले लोकल है वो भी तो अपना माइंड उसमें यूज करेंगे कि ऑफकोर्स वो दिस वे द टेक्निक इज टू बी यूज्ड, नया एडवांस टेक्निक है। सो पुअर कंट्रीज ऑल्सो बिगिन टू डेवलप टेक्निकली आफ्टर होस्टिंग एमएनसीज को होस्ट करने के बाद जो पुअर है डेवलपिंग कंट्रीज है उनका भी डेवलपमेंट अच्छा खासा हो जाता है, टेक्निकली डेवलपमेंट हो जाता है। नाउ यहाँ पर मैंने तो एक्स्ट्रा मेरिट्स एंड डिमेरिट्स दिए हैं, आप लोगों को 4 आपने 4 मेरिट्स एंड 4 डिमेरिट लिखा 8 मार्क्स के लिए, तो मोर देन इनफ, उससे ज्यादा लिखने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। तो आपकी चॉइस है, आप कोई भी 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं हेडिंग पॉइंट के साथ, ठीक है। नाउ मैनेजरियल डेवलपमेंट। नाउ एमएनसीज एम्प्लॉय लेटेस्ट जो मैनेजमेंट टेक्निक्स है उसका यूज करते हैं वो लोग। सो पीपल एम्प्लॉयड बाय द एमएनसीज है डू अ लॉट ऑफ रिसर्च वर्क होता है इन मैनेजमेंट में भी। सो इन अ वे दे हेल्प टू प्रोफेशनलाइज मैनेजमेंट अलॉन्ग विथ लेटेस्ट लाइन्स ऑफ मैनेजमेंट थियोरी एंड प्रैक्टिस एंड दिस लीड्स टू द मैनेजरियल डेवलपमेंट इन द होस्ट कंट्रीज। तो होस्ट कंट्रीज में मैनेजरियल डेवलपमेंट भी हो जाता है इसी की वजह से, क्योंकि यहाँ पे काफी रिसर्च वर्क होता है, जो मैनेजमेंट टेक्निक्स लेटेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज किए जाते हैं। तो जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी प्रोफेशनलाइज्ड हो जाता है। नाउ सिक्स्थ वन इज द एंड ऑफ लोकल मोनोपोलीज। लोकल मोनोपोली हट जाती है एमएनसीज की वजह से। तो द एंट्री ऑफ एमएनसीज लीड्स टू द कंपटीशन इन द होस्ट कंट्री में कंपटीशन तैयार कर देती है। घरेलू जो कंपनीज है उनके साथ भी जो है कंपटीशन हो जाती है। तो लोकल मोनोपोलीज जो इसे हम बोलते हैं उसी को तो लोकल मोनोपोलीज बोलते हैं ना, वो हट जाते हैं। तो लोकल मोनोपोलीज ऑफ द मोनोपोली कैसे बोलते हैं कि उनकी होल्ड है, लोकल कंपनीज की होल्ड अगर मार्केट में है और अगर वो मतलब पर्टिकुलर कंपनी है और वही एक पर्टिकुलर कंपनी उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करी और हाई प्राइसेस चार्ज करी तो उसको ऑटोमेटिकली अगर कोई एमएनसी आ रही है, उनकी कॉम्पिटिटर आ रही है, तो उनको भी अपने प्राइसेस को रिड्यूस करना होगा। इधर स्टार्ट इंप्रूविंग देयर प्रोडक्ट्स, या तो वो अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट्स की इंप्रूव करेंगे या फिर वो है ना अपने जो प्राइसेस है प्रोडक्ट्स की वो रिड्यूस कर देंगे। Now thus MNCs put an end to exploitative practices। तो जो exploitative practices है local monopolies की उसको ये end करता है, खत्म करता है। As a matter of fact MNCs compel domestic companies, तो domestic जो companies है उनको force करता है improve करने के लिए their efficiency and quality। तो this is good for the users ना, users के लिए अच्छा हो जाता है भाई।
मोनोपोली खत्म हो जाती है तो यूजर्स के लिए अच्छा हो जाता है, मतलब कंज्यूमर्स के लिए अच्छा हो जाता है। नाउ 7 इंप्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जब क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज रिसीव होते हैं लोकल पीपल को तो एमएनसी वो किसके वजह से, तो एमएनसी हेल्प करता है इंप्रूव करने के लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द, उसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो है अच्छे प्रोडक्ट्स हम यूज करेंगे, अच्छी क्वालिटी सर्विसेज हमके क्वालिटी सर्विसेज हमें मिलेंगे तो जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इंप्रूव होगा। देन 8th वन यहाँ है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ब्रदरहुड एंड कल्चर। हाँ, इंटरनेशनली क्योंकि बाहर की कंपनीज है, फॉरेन कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, तो आपस में भाईचारा भी बढ़ता है, राइट। तो यहाँ पर जो एमएनसीज है वो इंटीग्रेट करता है इकोनॉमीज को, एक दो इकोनॉमी को जोड़ता है, इंटीग्रेशन करता है वेरियस नेशंस की इकोनॉमी को विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, एंड थ्रू देयर इंटरनेशनल डीलिंग्स के थ्रू देन एमएनसीज प्रमोट इंटरनेशनल ब्रदरहुड एंड कल्चर एंड पेव अ वे ऑफ वर्ल्ड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को भी ये बढ़ावा देता है कि भाई है ना शांति बनी रहे, वर्ल्ड वाइड शांति एंड प्रॉस्पेरिटी बढ़ती जाए। क्योंकि जिस कंट्री में होस्ट कंट्री में जहाँ पर एंड जो होम कंट्री में बिजनेस है, अदर कंट्रीज में बिजनेस है, तो सबको ही इसका फायदा मिलता है ना। आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। नाउ नेक्स्ट है फॉलोइंग आर द डीमेरिट्स ऑफ दी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के डीमेरिट्स क्या है, तो सबसे पहले डेंजर फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। एट टाइम्स हम बोलते हैं कि ज्यादा एमएनसीज होना भी ठीक नहीं है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पे इम्पैक्ट होता है। तो एमएनसीज बिकॉज ऑफ देयर वास्ट इकोनॉमिक पावर की वजह से पोज अ डेंजर टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज विच आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, जो कि अभी डेवलप हो रहे हैं, डेवलप नहीं हुए। बोलते हैं ना छोटा आदमी हमेशा छोटा रह जाता है, बड़ा बड़ा बनते जाता है, तो भाई वो उसी वजह से है ना। तो यहाँ पे अगर एमएनसीज है उनका तो ह्यूज कैपिटल होता है, उनके पास ह्यूज एसेट्स होते हैं। नाउ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज कैन नॉट फेस चैलेंजेस, जो डोमेस्टिक लोकल इंडस्ट्रीज है वो चैलेंजेस फेस नहीं कर पाते हैं जो एमएनसीज ने पोस्ट किए हैं, जो पुट किए हैं। नाउ मेनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैव टू वाइंड अप, तो कभी कभी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का जो है वो बंद हो जाती हैं एंड एज अ रिजल्ट ऑफ थ्रेट फ्रॉम एमएनसीज, एंड दस एमएनसीज गिव अ सेटबैक टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द होस्ट कंट्रीज। तो जो होस्ट कंट्रीज है उसके इकोनॉमिक ग्रोथ को भी ये एक तरीके से पिछड़ा बना देती है, क्योंकि वहाँ के लोकल इंडस्ट्रीज सेटअप नहीं हो पाते हैं, तभी तो कभी कभी ज्यादा एफडीआई के लिए भी हंगामा होता है। नाउ सेकेंड वन repatriation of profits. Now repatriation of profits means sending profits to their country, वो अपनी कंट्री को भेजेंगे ना, पेट्रिएशन तो होगा, जो रिपेट्रिएशन तो होगा क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट जो अर्न किया तो अपनी कंट्री को भी भेजेंगे। एमएनसीज अर्न ह्यूज प्रॉफिट्स एंड रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स बाय एमएनसीज एडवर्सली अफेक्ट्स द फॉरेन एक्सचेंज, तो वो फॉरेन एक्सचेंज को एडवर्सली अफेक्ट करता है रिजर्व्स ऑफ द होस्ट कंट्री के रिजर्व्स को, विच मीन्स दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज गोज आउट ऑफ द होस्ट कंट्री से वो बाहर चला जाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ foreign exchange. Then third, interference. Initially MNCs help the government of the host country की government को help करता है number of ways, and then gradually उसके बाद में it start interfering in the political affairs of the host country के political affairs में भी ये interfere करना शुरू कर देता है, and there is then an implicit danger हो जाता है, एक तरीके से जो है independence जो है host country के उसको खतरा हो जाता है in long run। जैसे कि बहुत सारे countries है जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, अगर वहां पर अगर एमएनसीज है तो फिर उनकी जो इकोनॉमी है उस पर बहुत इम्पैक्ट होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन, डिसरिगार्ड ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द होस्ट कंट्री के नेशनल वेलफेयर के लिए भी ये ठीक नहीं है। तो एमएनसीज इन्वेस्ट इन मोस्ट प्रॉफिटेबल सेक्टर्स में ही इन्वेस्ट करता है, डिसरिगार्ड द नेशनल गोल्स है, नेशनल प्रायोरिटीज है होस्ट कंट्री के, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनका काम क्या है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, एंड दे डू नॉट केयर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स का केयर नहीं करते हैं, नेवर केयर टू सॉल्व क्रोनिक प्रॉब्लम्स, जो क्रोनिक मतलब मेजर जो प्रॉब्लम्स है होस्ट कंट्री के लाइक अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, उस पर उनका ध्यान नहीं होता है। देन फिफ्थ वन, मिस यूज ऑफ माइटी स्टेटस का, इनको जो पावरफुल स्टेटस रिसीव होता है उसका भी कभी कभार ये मिसयूज करते हैं। तो एमएनसीज आर पावरफुल इकोनॉमिक एंटिटीज होते हैं एंड दे कैन अफोर्ड टू बेयर लॉसेस, ये लंबे समय तक लॉस बेयर करने के लिए सक्षम होते हैं फॉर अ लॉन्ग वाइल इन द होप ऑफ अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट। अगर उन्हें ह्यूज प्रॉफिट अर्न करना है तो देखिए ना, कई चीजें हमें अमेजोन पे सस्ते मिलते हैं, बाहर की है ना,
तो वो लॉसेस बेयर करने के लिए भी तैयार होते हैं। दे हैव एंडेड लोकल कंपटीशन, एंड लोकल जो कंपटीशन उसका एंड कर देते हैं, एंड अचीव्ड मोनोपोली इन ग्रेटर एक्सटेंट, फिर उनको मोनोपोली रिसीव हो जाते हैं ग्रेटर एक्सटेंट में। एंड दिस मे बी द अनफेयर स्ट्रेटेजीज, एक तरीके से हम बोल सकते हैं, ऑफ एमएनसीज टू वाइप ऑफ द लोकल कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम द होस्ट कंट्री। होस्ट कंट्री से जो लोकल कॉम्पिटिटर्स है उनको ये खत्म कर देता है। Then sixth one, exploitation of natural resource. तो MNCs tend to use the natural resource का यूज करते हैं लोग ऑफ द होस्ट कंट्री जहां पर इन्होंने बिजनेस का सेटअप किया है। तो वो क्यों ध्यान देंगे, वो क्यों ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है, वो केयरलेसली उसको यूज करते हैं। सो दे कॉज रैपिड डिप्लीशन ऑफ सम ऑफ द नॉन रिन्यूएबल जो नेचुरल रिसोर्सेज जो रिन्यू नहीं हो सकते। अभी जैसे विंड है, सोलार है, ये तो रिन्यूएबल हो गया, लेकिन कोल वगैरह है तो ये इनको बहुत समय लग जाता है। तो नॉन रिन्यूएबल जो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस है उसको ये खत्म करता है, डिप्लीट करता है। सो इन दिस वे एमएनसीज कॉज अ परमानेंट डैमेज टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द होस्ट कंट्री। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होस्ट कंट्री का उसको परमानेंटली ये डैमेज करता है, हम बोल सकते हैं। नाउ सेवेंथ वन, सेल्फिश प्रमोशन ऑफ एलियन कल्चर। तो यहाँ पे एमएनसी जो है इट टेंड टू प्रमोट एलियन कल्चर इन द होस्ट कंट्री टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए दे मेक पीपल फॉरगेट अबाउट देयर ओन कल्चर। अपने कल्चर को वो लोग भूल जाते हैं, अपने हेरिटेज को वो भूल जाते हैं कि हमारी परंपरा क्या है, हमारा सिस्टम क्या है। तो जैसे कि इन इंडिया जो मल्टीनेशनल कंपनीज है हैव क्रिएटेड अ टेस्ट ऑफ सिंथेटिक फूड्स जो है, सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक्स है, उसकी डिमांड उन्होंने ज्यादा इंक्रीज कर दी। तो हम हमारी जो बोलते हैं ना बटर मिल्क, छाछ पियो, हम डाइजेशन के लिए हम पहले यूज करते थे, यही यूज करते थे, कर्ड से जो छाछ बनाई जाती है, बटर मिल्क वगैरह, तो वो सबका यूज बंद होकर अभी सॉफ्ट ड्रिंक्स आ गए। तो दिस प्रमोशन ऑफ फॉरेन कल्चर बाय द एमएनसीज इज इंजूरियस टू द हेल्थ ऑफ द पीपल ऑल्सो। ये हमारे हेल्थ के लिए इंजूरियस भी होता है, राइट। तो हमें वो ये कभी कभार ये जो है इट एलिन हमारे जो कल्चर को भी ये नुकसान पहुंचाता है। नाउ एट्थ वन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीपल का एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। तो एमएनसीज जॉइन हैंड्स विद बिग बिजनेस हाउसेस के साथ ये अपना हाथ मिलाते हैं होस्ट कंट्री के, एंड इमर्ज एज अ पावरफुल मोनोपोलिस के रूप में ये उभर कर आते हैं। सो दिस लीड्स टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। तो ये जो इकोनॉमिक पावर ओनली इन फ्यू हैंड्स, कुछ हाथों में ही जो इकोनॉमिक पावर है वो होता है। एंड ग्रेजुअली क्या होता है, जो दीज मोनोपोलीज मेक इट देयर बर्थ राइट टू एक्सप्लॉइट पुअर पीपल। तो गरीब और एनरिच एनरिच देमसेल्व्स, अपने आप को पैसे वाले बनाते हैं एट द कॉस्ट ऑफ पुअर वर्किंग क्लास ऑन द बेसिस और हम बोलते हैं ना कि भाई गरीब तो गरीब ही रह जाता है, अमीर अमीर बनते जाता है। तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीपल एमएनसीज, क्योंकि कुछ ही बिग बिजनेस हाउसेस के साथ अपना हाथ मिलाते हैं, बाकी इनको कोई परवाह नहीं होती है। तो ये सारे जो है वो डिसएडवांटेजेस है एमएनसीज के। तो आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 के आपको सॉल्यूशंस रिसीव होंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। Thank you very much. God bless you all, dear students.